गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर। इस चैप्टर को हमने कल स्टार्ट किया था और कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हेल्थ क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कौन कौन सी हैं। ओके बेटा, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं आज। ओके चलिए। बच्चों कल हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कर रहे थे। इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं। पब्लिक क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, कि जो पब्लिक प्लेसेस पर और जो साफ सफाई है वो इम्पोर्टेंट है एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी। जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होगा, हमारे घरों में सफाई होगी, हमारे कॉलोनीज में क्लीन एरिया होगा, तभी क्या है एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हेल्दी रह पाएगा। सेकंड लेते हैं, एवरी सिटीजन इन द सोसाइटी ऑल्सो नीड क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड फॉर गुड हेल्थ। ये कह रहा है कि हर सिटीजन, किसी भी शहर का जो सिटीजन है सोसाइटी के अंदर, उसको क्लीन वाटर चाहिए ड्रिंकिंग के लिए और पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशियस फूड चाहिए उसकी अच्छी हेल्थ के लिए। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स आर नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ। ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के इंडिविजुअल हेल्थ के लिए गुड इकोनॉमिक कंडीशंस होना जरूरी है, एक अच्छी जॉब होनी जरूरी है, अच्छे पैसा का जरिया होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी आर नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ। ये कह रहे हैं कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक इक्वालिटी होनी चाहिए, एक सद्भाव की भावना होनी चाहिए, तभी क्या आपस में एक यूनिटी रहेगी और सब लोग मिलजुल के रह पाएंगे और उससे मानसिक जो हेल्थ है, मेंटल जो हेल्थ है वो बेटर बनी रहेगी। ओके बेटा, तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कल हमने डिस्कस की थी, उसके बाद में और इनके क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने देखे थे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ। अब बेटा इसमें कम्युनिटी हेल्थ में देखिए बच्चों, एक इंडिविजुअल व्यक्ति तभी हेल्दी रह सकता है जब उसकी पूरी कम्युनिटी हेल्दी होगी। एक फैमिली का कोई एक सदस्य तभी हेल्दी रह सकता है जब उसका परिवार हेल्दी होगा। अगर किसी फैमिली में एक भी पर्सन अगर बहुत ज्यादा बीमार है और ऐसी कोई डिजीज है जो क्रिटिकल है, क्रॉनिक है, तो फिर दूसरे व्यक्ति भी जो परिवार के हैं वो टेंस में रहेंगे, परेशान रहेंगे उनके इलाज के लिए, उनके वो जल्दी ठीक हो जाएं इसके लिए ना। तो इस तरीके से तो एक कम्युनिटी हेल्थ और एक इंडिविजुअल है, ये एक दूसरे की क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से ही होती है ये। ओके बेटा, तो कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ये है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, डिस्टिंक्शन बिटवीन being healthy and disease free। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। बीइंग हेल्दी और डिजीज फ्री का क्या मीन है ना। बीइंग हेल्दी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है उसका हेल्दी रहना, उसका स्वस्थ रहना। ओके बेटा, लेकिन डिजीज फ्री का मतलब होता है कि कोई बीमारी ना होना। ओके, ये डिफरेंस है।
बीइंग हेल्दी का मतलब है कि एक बीइंग हेल्दी की बात करें तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की भी यहाँ बात होती है, उसके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल बॉडी, उसकी भी बात होती है, और उसके कई और सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी बात होती है, और एक पूरी सोसाइटी की भी बात होती है कि एक पूरी सोसाइटी भी हेल्दी हो सकती है, एक पूरी फैमिली भी हेल्दी हो सकती है, या ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल और ग्रुप की भी, दोनों की बात होती है। जबकि डिजीज फ्री की बात करें तो इसमें एक सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति की बात होती है कि पर्टिकुलर व्यक्ति बीमार है या नहीं है, तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात होती है, ठीक है ना। इसके बाद में बात करें कि जो बीइंग हेल्दी है, बीइंग हेल्दी जो है, मतलब जो हेल्दी पर्सन है वो हेल्दी रहेगा तो डिजीज फ्री भी रहेगा, आगे बात समझ में। लेकिन एक डिजीज फ्री व्यक्ति, मतलब दोबारा सुन लीजिए कि एक हेल्दी व्यक्ति है, हेल्दी है इसका मतलब वो हेल्दी तो है ही, साथ साथ में वो डिजीज फ्री भी है। लेकिन डिजीज फ्री की यदि बात करें तो एक व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है उसको, लेकिन वो अनहेल्दी हो सकता है, वो वीकनेस हो सकती है उसमें, या उसमें मोटापा हो सकता है, तो बीमारी से तो मुक्त है लेकिन उसके अंदर अनहेल्दी या हेल्दीनेस हो सकती है। तो ये मेन डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं बीइंग हेल्दी और डिजीज फ्री के। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डिजीज एंड इट्स कॉजेज। डिजीज एंड इट्स कॉजेज, पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। बच्चों सबसे पहले लेते हैं डिजीज क्या होती है। बच्चों डिजीज हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की एक ऐसी अनकंफर्ट सिचुएशन है। डिजीज क्या है? ड्यूरिंग द डिजीज और बॉडी becomes discomfort और uncomfort to do any function, to do any activity। किसी, जब हम बीमार होते हैं तो किसी भी एक्टिविटी को करने में पूरी तरीके से एबल या सक्षम नहीं होते हैं। तो इस जो स्टेट है, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में बात करते हैं हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स क्या है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार होने पर क्या है कि उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो सम चेंजेस विच अकर्स ड्यूरिंग द डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड सिम्टम्स, ठीक है ना। तो उन सिम्टम्स या साइंस को हम क्या कहते हैं? वो जो लक्षण है, वो जो चेंजेस हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिम्टम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसको, जिसको डेंगू हो गया है, तो फिर वो उसके बॉडी में फीवर आएगा, रुक रुक के फीवर भी आएगा, तेज फीवर रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें प्लेटलेट्स भी डाउन जाएगी, तो ये क्या हो गया? उसके सिम्टम हो गए, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया में हर 48 आवर के बाद में क्या है? रिपीटेड जो है फीवर आता है, तो ये भी एक सिम्टम हो गया है ना। बुखार आता है तो उस दौरान शरीर में पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है, हाथ पांव दर्द करते हैं, वीकनेस आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या सिम्टम्स हैं? तो दोबारा सुन लीजिए, द चेंजेस विच अकर्स और विच अपीयर और फाउंड इन द बॉडी ड्यूरिंग द डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड आर कॉल्ड सिम्टम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स और साइंस कहते हैं। तो जो बच्चों, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इनिशियली क्या करते हैं? वो डिजीज को किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले वो डायग्नोस करते हैं। तो पहले वो सिम्टम पहचान कर, अब बुखार मलेरिया में भी आता है, फीवर जो है नॉर्मल फीवर में भी आता है, कोरोना में भी आता है, जनरल फीवर हर लेकिन पर्टिकुलर एक तो सीजन कौन सा है और उस सीजन के दौरान फीवर किस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना, और बॉडी में क्या क्या सिम्टम नजर आ रहे हैं, उस बेसिस पर डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है। ओके बेटा, तो डॉक्टर इस तरीके से, फिर उसके बाद में डॉक्टर उसको कंफर्म भी करता है कि वाकई में वही डिजीज है। तो वो आजकल टेस्ट भी होता है, तो पर्टिकुलर जैसे बारिश का सीजन होता है तो उसमें मलेरिया डेंगू होने के चांसेस रहते हैं, तो फिर वो डॉक्टर मलेरिया और डेंगू की टेस्ट करवा देता है, और वो टेस्ट अगर पॉजिटिव हो जाता है तो डॉक्टर क्या, पॉजिटिव आता है तो फिर डॉक्टर कंफर्म हो जाता है कि ये डिजीज है। अब जैसे अभी महामारी चल रही है, कोविड चल रहा है, तो इस कोविड में पता है कि अधिकतर लोगों को यही बीमारी हो रही है, तो डॉक्टर पहले सिम्टम देखते हैं कि हाँ भी फीवर है, गले में क्या आ रही है, खांसी आ रही है, तो वो पहले कोशिश करते हैं कि हाँ भी शायद इसको कोरोना है, तो फिर वो टेस्ट करवाता है,
पेशेंट जो है टेस्ट करता है, तो उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है तो उस बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो डायग्नोसिस जरूरी होता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या कहता है? लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो ये कहता है कि हमेशा ध्यान रखो बच्चों, अपने घरों में भी कभी कोई बीमार हो जाता है तो जब भी हम डॉक्टर से कंसल्ट करने जाएं तो पहले तो ये देखें तकलीफ कौन सी है, और पर्टिकुलर उस डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी के इस जगह या हाथ में दर्द आ रहा है, तो नेचुरली ये जनरली क्या होता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं, तो पर्टिकुलर हमें जो कार्डियो फिजिशियन है या जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको दिखाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि डॉक्टर पहले तो सही पकड़ा हमने, उन्होंने जो प्रॉपर टेस्ट करवाए वो हमने सारे करवाए, वो टेस्ट पूरे डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर ने उनको रीड आउट करके जो प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट कर ली, और फिर जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसको प्रॉपरली लें। हमें ज्यादा भीड़ भड़का करने की जरूरत नहीं होती है। एक पेशेंट के साथ में 2 व्यक्ति बहुत होते हैं और बाकी काम डॉक्टर का होता है, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम सही होना चाहिए, तो कोई भी बीमारी है वो राइट टाइम पर ठीक हो सकती है। आगे अगर हम सही समय पर पहुंच गए हैं और सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो मैंने आज डिस्कस किया डिजीज क्या है और सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले सिम्टम और साइन के बेसिस पर क्या है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, फिर वो उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाते हैं, और टेस्ट करवाने के बाद में जब वो कंफर्म हो जाते हैं तो फिर वो उस डिजीज की जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों ये एक पैटर्न रहता है। ओके, चलिए मैंने सिम्टम्स के बारे में बता दिया आपको। अच्छा बच्चों, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि एड्स की डिजीज है तो एड्स की डिजीज के लिए एलाइजा टेस्ट होता है। एड्स की डिजीज में क्या होता है बच्चों, एक एलाइजा नाम का टेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो टाइफाइड डिजीज है तो टाइफाइड डिजीज में विडाल टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग टेस्ट होते हैं अलग अलग डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, ठीक है ना। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया। नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेज। The next topic is types of diseases। अपन डिस्कस करेंगे पहले तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, कि वो जो डिजीज है वो कितने समय तक है, कितने लंबी अवधि तक है। तो उस बेसिस पर हम डिजीज को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लेते हैं हम एक्यूट डिजीजेज। फर्स्ट इज एक्यूट एक्यूट डिजीजेस की हम बात करते हैं बच्चों। एक्यूट डिजीज क्या होती है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, कम हार्मफुल होती है, लेस लीथल इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। तो ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीजेस कहते हैं, जो कि शॉर्ट टाइम स्पान के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि टाइफाइड है, जनरल फीवर है, कॉलेरा है। तो दीज आर द एक्यूट डिजीजेज। इनका बॉडी पर इतना हार्मफुल, इनका बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, और ये जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने पर। तो ऐसी डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीजेस कहते हैं। These diseases are known as acute diseases। ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीजेस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं कुछ एग्जांपल बता दूं आपको। कोल्ड भी सामान्य जो बुखार है, कफ है, जुकाम है, टाइफाइड है, ठीक है ना, कोलेरा है, तो ये इतना बुरा इफेक्ट नहीं रहता। ओके बेटा, तो एक्यूट डिजीज आप सबको समझ में आ गई है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम क्रॉनिक डिजीजेज।
क्रॉनिक डिजीजेज, बच्चों जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, ठीक है ना। जो क्रॉनिक डिजीज होती है वो लंबे समय के लिए रहती है और इनका हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो और बुरा प्रभाव पड़ता है और जल्दी से रिकवर भी नहीं होती है बीमारियां, है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है बेटा, एलिफेंटाइटिस कैंसर, ठीक है बेटा। तो दोबारा सुन लीजिए, क्रॉनिक जो डिजीजेज हैं वो लीथल होती हैं, घातक होती हैं, लॉन्ग टाइम स्पान के लिए बॉडी में हो जाती है, जल्दी से रिकवर नहीं होती है, ठीक नहीं होती है जल्दी से, और इनसे हमारी बॉडी पर काफी ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। इससे क्या है कि बॉडी में वेट लॉस हो जाता है। ऐसी बीमारियों में क्या होता है, बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी का वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ये सब इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, एलिफेंटाइटिस है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज, अंडरस्टूड। चलिए बेटा थर्ड लेते हैं हम, कंजेनाइटल। कंजेनाइटल और congenital and acquired diseases। अब बच्चों देखिए यहाँ पर दो टर्म दिए मैंने, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीजेज। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, ऐसी बीमारियां जो बच्चों में जन्म से पाई जाती है, हेरिडिटिक होती हैं, वो अनुवंशिक होती हैं, उनका कंट्रोल उन जीन से, क्रोमोजोम से होता है। आगे बात समझ में। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल डिजीजेस कहते हैं, जो बच्चों में जन्म से होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उनके पेरेंट्स में होती है इसलिए बच्चों में हो जाती है, बच्चों में होती है तो इसलिए उनकी अगली जनरेशन यानी कि उनके बच्चों में हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया है, ठीक है ना, इस तरीके से डाउन सिंड्रोम है, ठीक है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया है। हीमोफीलिया के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, जब चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो होता रहता है और ब्लड का थक्का नहीं जमता है, क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड का लॉस हो जाता है बॉडी से, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते बॉडी के अंदर, ठीक है बेटा। तो दूसरी डिजीज मैंने बताई कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पर। एग्जांपल जो है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मैंने बताई दिया आपको कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है इंजरी होने पर और ब्लड का लॉस हो जाता है बॉडी से। फिर लेते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस है। एक और डिजीज मैंने बताई थी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, और एक है डाउन सिंड्रोम। ठीक है बेटा, अब हीमोफीलिया मैंने बताई दिया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि व्यक्ति को ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, क्योंकि जो कलर पहचानने वाले जो पिगमेंट्स हैं वो नहीं बनते, तो उसकी वजह से क्या है, कलर का आइडेंटिफिकेशन सही से नहीं कर पाते जो पेशेंट होते हैं। हालांकि ये घातक नहीं है, लेकिन व्यक्ति को कलरफुल नहीं दिखता, ठीक है ना। तो ऐसी बीमारी को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। फिर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है, जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कई बार बच्चों में जन्म से ही पाई जाती है, तो इसमें जनरली वुमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर एक एडिशनल क्रोमोसोम और पाया जाता है, टोटल 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिससे चाइल्ड के अंदर काफी सारी एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, मानसिक विकास सही से नहीं होता है।
तो ये बीमारियां जो है जनरली बच्चों में जन्म से पाई जाती है, तो इसीलिए इन बीमारियों को हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल डिजीजेस कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम एक्वायर्ड डिजीजेस। ओके, एक्वायर्ड डिजीज डिस्कस करते हैं हम। अब बेटा बात करते हैं हम एक्वायर्ड डिजीजेस की। इसमें भी दो टाइप है, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस, और बी लेते हैं नॉन इन्फेक्शियस अब बच्चों देखिए इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। पहले तो ये देखो एक्वायर्ड डिजीज क्या है। एक्वायर्ड डिजीज मतलब बच्चे में जन्म के बाद वो बीमारियां होती है, एक्वायर्ड होती हैं, वो अर्जित करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने साथियों से या दोस्तों से, मतलब उसके अंदर आ जाती है बीमारी। तो वो अर्जित बीमारियां एक्वायर्ड डिजीज है, जन्म से नहीं पाई जाती, आफ्टर बर्थ उनमें पाई जाती है। ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं। These are of two types, infectious diseases and non-infectious diseases। बच्चों जो infectious disease हैं वो एक व्यक्ति से सेकंड व्यक्ति में या दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती है। जो infectious या communicable disease होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ओके, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है ना, जनरल जो फीवर होता है वो, ठीक है ना, वो सॉरी ये जो वायरल फीवर जो हो जाता है जनरली विंटर में देखने को मिलता है, तो ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है ना। इवन जो कोरोना अभी जो बीमारी महामारी चल रही है ये भी एक इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज है, इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई है। तो ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाती हैं, दोज आर द इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस। अंडरस्टूड? सेकेंड लेते हैं नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बच्चों नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है कि वो बीमारियां जो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहती है, एक से दूसरे में नहीं होती। तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो वो कैंसर उस व्यक्ति में ही रहेगा, किसी दूसरे में नहीं ट्रांसमिट होगा। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं, दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसमिट नहीं होता है। ओके बेटा, तो इस तरीके से बच्चों बीमारी, अच्छा मान लो किसी के अंदर मान लो प्रोटीन की कमी हो गई है, अब प्रोटीन की कमी से उसके अंदर क्वासिओरकोर नाम की डिजीज हो गई है जो कि माल न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, कुपोषण की कोई बीमारी है ये। तो जिस व्यक्ति में न्यूट्रिशन की कमी है सिर्फ वो उसी में हुई है, दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होगी। आगे बात समझ में, मान लो किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है, उसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज हो गई है, तो वो उस तक ही सीमित रहेगी, और अगर हो सकता है वो न्यूट्रिशन लेगा तो वापस से ठीक भी हो जाएगा, रिकवर भी हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये चीज है। तो ये है। तो आगे हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों, जनरली हम हेल्दी बने रह सकते हैं। हेल्दी कैसे बने रह सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको। एक तो क्या, प्रॉपर स्लीप। आप 24 घंटे में मिनिमम आप 7 घंटे की नींद जरूर लें। आप ऐसा कर सकते हैं 5 आवर्स की नाइट में, 2 आवर्स की दोपहर में ले सकते हैं, ठीक है ना, या 7 आवर्स की या 6 आवर्स की नाइट में ले सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर स्लीप हो गई, प्रॉपर रेस्ट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं प्रॉपर
हाइजीनिक कंडीशन, क्लीनलीनेस, आपके आसपास, आपके कपड़ों की, आपकी खुद की, आपके मोहल्ले, आपका एनवायरनमेंट एकदम नीट क्लीन होना चाहिए, उसमें हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, तो आप हेल्दी बने रह सकते हैं। थर्ड जो पार्ट आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पूरा लेना चाहिए। आप जो डाइट ले रहे हैं, आपकी जो खाने की थाली है उसके अंदर सभी प्रकार के फूड कंपोनेंट होने चाहिए। आपको पता है जो मजदूर तबका है वो खाना बहुत खाता है, वो कार्बोहाइड्रेट बहुत खाता है, रोटी बहुत खाता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी आ जाती है उनके अंदर। क्लियर होगी बात आपके? तो प्रॉपर डाइट का मतलब है कि जब आप खाना खाएं तो खाने की थाली के अंदर या जो प्रॉपर पूरे दिन की जो डाइट है उसके अंदर आपके डाइट के अंदर प्रोटीन का पार्ट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट भी होना चाहिए, विटामिन का पार्ट भी होना चाहिए, मिनरल्स का पार्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा जो है फैट, जो घी या तेल है उसका पार्ट भी होना चाहिए। तो ये चारों प्रकार के जब कंपोनेंट आपको मिलते रहेंगे तब आप प्रॉपर हेल्दी रहेंगे। और फोर्थ जो पार्ट है वो है प्रॉपर एक्सरसाइज। आपको डेली थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, रनिंग के लिए, तो आप हेल्दी बने रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें करके आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ओके बेटा, तो ये सब चीजें करके आप क्या कर सकते हैं, बीमारियों से जो है बचे रह सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। पेप्टिक अल्सर्स पेप्टिक अल्सर एंड नोबेल प्राइज। सबसे पहले मैं बता दूं पेप्टिक अल्सर किससे होता है। बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है बेटा। फिर लेते हैं रॉबिन वारेन। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1937 में इनका बर्थ हुआ। ओके, इसके बाद लेते हैं बेरी मार्शल। इनका बर्थ हुआ 1951 में, ये एज में इनसे कम थे। अब बच्चों ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है ये टॉपिक, वैसे तो सारे टॉपिक हैं एनसीईआरटी के सिलेबस में, ठीक है ना। अब पेप्टिक अल्सर क्या है बच्चों, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर वुंड हो जाना, छाले हो जाना, ठीक है ना, अल्सर, इन्हें हम कहते हैं अल्सर हो जाना पेट के अंदर, ठीक है ना। तो पहले ये माना जाता था कि ये जो अल्सर की बीमारी है ये ज्यादा मिर्च मसाला खाने से, ज्यादा मिर्च मसालेदार खाना खाने से, ठीक है ना, इस तरीके से जो डाइट लेने से क्या होता है कि अल्सर हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक साइंटिस्ट हुए रॉबिन वारेन, इनका इनका जो बर्थ है वो पर्थ में 1937 में हुआ। इन्होंने कुछ रिसर्च किया और देखा कि जिन पेशेंट में अल्सर होते हैं तो उन अल्सर्स के आसपास कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो उन्होंने बताया कि ये जो अल्सर होते हैं इन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ओके, और उनके एक को वर्कर थे बेरी मार्शल। बेरी मार्शल ने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर उनका मल्टीप्लाइकेशन किया, उनका क्या कहते हैं, उनकी प्लेटिंग की, उनका कल्टीवेशन किया, उनका नंबर बढ़ाया, ठीक है ना, उनका कल्टीवेशन किया। ओके बेटा, तो बेरी मार्शल ने उनका देखा और दोनों ने रिसर्च करके ये बताया कि यदि इस डिजीज को, यदि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करना है, ठीक करना है, तो एंटीबायोटिक्स के द्वारा इन बैक्टीरिया को किल करना पड़ेगा। तो जब एंटीबायोटिक्स के द्वारा जब बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या है कि ये जो अल्सर्स हैं ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो फिर इन्हें मेडिसिन एंड फिजियोलॉजिकल 2005 में नोबेल प्राइज भी मिला इस रिसर्च के लिए, इस डिस्कवरी के लिए उनको 2005 में नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन और फिजियोलॉजी का। ओके बेटा, तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया है। ओके, और आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है।
ओके बेटा, आज की क्लास को मैं यही रख रहा हूँ। रिमेनिंग टॉपिक अपन कल की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है।